मेरे प्यारे प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइंस राइजर्स में। तो लास्ट टाइम हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था +1 क्लास का, उसका बेसिक हम कर चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी बेसिक ही चलेगा 1 या 2 दिन, उसके बाद हम कंटिन्यू चलते रहेंगे तो हम मेन टॉपिक्स में पहुंच जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, देख लेते हैं एक बार। आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने कहा था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैंने आपको बताया था मैटर दो टाइप का होता है, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं या बल्क लेवल की क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था दो टाइप का होता है मैटर, एक प्योर सबस्टेंस और एक मिक्सर। प्योर सबस्टेंस के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहले जो स्टार्टिंग का है, धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिक्सर के बारे में। तो मिक्सर के बारे में हम देख लेते हैं मिक्सर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम मिक्सर की बात करें तो मिक्सर क्या होता है आपको भी पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मिक्सर के बारे में मैं आज ही बता देता हूं। ये चीजें आपको इसी चैप्टर में नहीं, +2 में, आगे हायर लेवल में सभी जगह काम आने वाली हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इन चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब तक बेसिक नहीं आएगा ना, चाहे आप कुछ करते रहना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बेसिक हमें ये पता है, अरे सुन तो लो पहले ध्यान से, है क्या ये। तो मिक्सर के बारे में हम बात करते हैं। तो मिक्सर क्या होता है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो मिक्सर की अगर मैं बात करता हूं तो मिक्सर के बारे में क्या कह रहा है, मिक्सर क्या कह रहा है, आपने दो या इससे ज्यादा सबस्टेंस को लिया। जैसे कि एग्जांपल मैं लूं, अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ले तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, N2। दूसरा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, O2। दोनों चीजें प्रेजेंट है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर N2 भी प्रेजेंट है और O2 भी प्रेजेंट है। इन दोनों को मिक्स ही है ये। अगर इन्वायरमेंट में देखे तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स है। अगर ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हैं तो ये क्या बनाती है, मिक्सर बनाएंगे या क्या बनाएंगे। ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जिन चीजों को एक दूसरे में मिलाया जा रहा है वो एक दूसरे के साथ नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए भाई। वो एक दूसरे के साथ कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। अगर वो एक दूसरे के साथ नॉन रिएक्टिंग टाइप के हैं, एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे N2 और O2 नॉर्मल कंडीशन के ऊपर, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट का जो कंडीशन है वो नॉर्मल रहती है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर वो नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं तो ये एक क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर हमेशा मिक्सर बनाते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो टेम्परेचर हाई होने पर N2 और O2 एक दूसरे से रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेते हैं, NO। बहुत हाई टेम्परेचर पे, चांसेस बहुत कम है लेकिन हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कर लेंगे ना, तो रिएक्शन करने के बाद ये मिक्सर नहीं रहेगा। रिएक्शन करने के बाद ये कोई प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये मिक्स हुए हैं। और मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, जब दो चीजें रिएक्ट करती हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो हमेशा जो बनाती है उसे हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड नाम देते हैं। उसे हम हमेशा क्या नाम देते हैं, कंपाउंड। और जो भी सबस्टेंस रिएक्ट नहीं करते और मिलाए जाते हैं तो उसे हम क्या नाम देंगे, नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस है तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सर। एक और एग्जांपल, घर पे अक्सर हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे, शुगर के अंदर हम क्या मिक्स करते हैं भाई, वाटर को मिक्स करते हैं, यही करते हैं ना। जब आप शुगर के अंदर वाटर को मिक्स करते हो तो सोच के देखो क्या इनमें कोई रिएक्शन होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती। इसलिए हमेशा ये क्या बनाते हैं अभी, मिक्सर ही बनाते हैं। तो मिक्सर की कंडीशन आपको पता चल गई होगी। मिक्सर केवल एक ही कंडीशन पे बनता है, जब हम कैसे मिलाएंगे, नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंसेस को। हो गया, ये था मिक्सर के बारे में। अब मिक्सर जो है वो दो टाइप का होता है। मिक्सर कितने टाइप का होता है अभी, अगर हम मिक्सर की बात करें तो मिक्सर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा देख लेते हैं मिक्सर दो टाइप का। एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, एक को हम कौन सा मिक्सर बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सर बोला जाता है भाई। एक को हम क्या नाम देते हैं, होमोजीनियस, और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर बोला जाता है। दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। वन इज द होमोजीनियस, अदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सर। एक को हम होमोजीनियस बोलेंगे और दूसरे को क्या नाम दिया जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो आपसे कोई पूछे होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ही सिंपल चीजें हैं भाई, बहुत सिंपल है। केमिस्ट्री सबसे आसान है, लेकिन पढ़ना कंटिन्यूटी में पड़ेगा आपको। और मैं ये बार बार कह रहा हूं, आप एक बार पढ़ के देखिए एक चैप्टर को, एक यूनिट को, अपने आप पता लग जाएगा भाई केमिस्ट्री आपको कितना समझ आ रही है। तो होमोजेनियस मिक्सर देखते हैं पहले। होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है,
उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम होमोजेनियस मिक्सर की बात करते हैं तो क्या कह रहा है अभी होमोजेनियस मिक्सर के बारे में, जिनसे मिलके बना हुआ है उसे बोलते हैं इसकी कंपोजिशन। जिनसे भी मिलके मिक्सर बनता है उसे बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ मिक्सर। अगर कंपोजिशन मिक्सर की यूनिफॉर्म है, अगर कंपोजिशन जो है मिक्सर की वो कैसी है, यूनिफॉर्म टाइप की है, अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो ऐसे को बोला था होमोजेनियस मिक्सर। और अगर कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है, अगर कंपोजिशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म अगर कंपोजिशन है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को हम नाम देते हैं हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस कंपोजिशन है तो उसे हम, सॉरी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, होमोजीनियस। क्या मतलब है भाई यूनिफॉर्म कंपोजिशन का, बहुत सिंपल सा और एक जस्ट बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं मैंने ये शुगर सॉल्यूशन ही बनाया था। कौन सा सॉल्यूशन बनाया था, शुगर का सॉल्यूशन हमने बनाया है, शुगर सॉल्यूशन। ये शुगर सॉल्यूशन जो हमने बनाया है ये इस तरीके से हमने 1 लीटर बनाया है। कितना बनाया है हमने, ये शुगर सॉल्यूशन 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन बनाया। अब आप देखोगे तो यूनिफॉर्म का मतलब है इसके अंदर जो शुगर फैला हुआ है, वाटर के अंदर आपने शुगर मिला है, जो शुगर वो सभी जगह इक्वल अमाउंट में है, एक जैसा। मतलब मान लेते हैं मैंने यहां से अपर साइड से इसका 1 ml का सैंपल ले लिया, 1 ml शुगर का सॉल्यूशन निकाला। नीचे की साइड से भी मैंने कितना निकाल लिया, 1 ml शुगर का सॉल्यूशन निकाला। और मैंने इसमें चेक किया, इस 1 ml शुगर की सॉल्यूशन में जो शुगर की अमाउंट थी, लेट अस कंसीडर 0.2 ग्राम थी। कितनी थी, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.2 ग्राम थी। तो नीचे वाले 1 ml में भी आप निकालोगे तो कितनी मिलेगी आपको, 0.2 ग्राम ही मिलेगी। मतलब इसकी जब तक अमाउंट फिक्स है तो इसके अंदर शुगर की अमाउंट भी फिक्स है। अगर मैं इसका 2 ml लेता हूं और इसके 2 ml में शुगर की अमाउंट 0.4 ग्राम है तो इसके 2 ml नीचे से लेने पर भी कितना हो जाएगा, शुगर की अमाउंट 0.4 ग्राम ही हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, सभी जगह एक जैसा है। ऐसी कंपोजिशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म। या फिर आप कह सकते हो ये शुगर सॉल्यूशन आपने बनाया और इसको 2 बीकर में डाल दिया, एक हमने डाल दिया 500 ml, दूसरे में भी हमने डाल दिया 500 ml। क्या दोनों में स्वीटनेस सेम होगी या अलग अलग होगी? अरे बिल्कुल सेम होगी स्वीटनेस, क्योंकि आपने एक साथ बनाया है। दूसरा ये कैसा मिक्सर बना है, होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन है इसकी, इसलिए ये क्या करेगा भाई, ये हमेशा क्या बनाएगा हमारे पास, होमोजीनियस। दूसरा हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म यानी कि हेट्रोजीनियस की। अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करता हूं, अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सर की, तो हेट्रोजीनियस में क्या कह रहा है भैया, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं मैंने वाटर और ऑयल को मिलाया है, H2O प्लस किसको मिला दिया अभी, ऑयल को मिला दिया। H2 और ऑयल को मिलाओगे तो आपको पता अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे, शुगर और वाटर तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ऑयल हमेशा क्या करेगा, अपर साइड में रहेगा। ये आपका मान लेते हैं नीचे वाटर है, और अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो लेट अस कंसीडर इसमें अपर साइड में क्या प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है। इसके अपर साइड में क्या प्रेजेंट है अभी, ऑयल प्रेजेंट है। ये इसके अपर साइड में क्या प्रेजेंट है, ऑयल। ये इसके अपर साइड में ऑयल प्रेजेंट है। अब क्या देखोगे, ऑयल तो हमेशा मिक्स तो होता ही नहीं अच्छे से, तो ऑयल तो इसी के अंदर रहेगा। अब आपने ये मिक्सर बना लिया तो इसमें ऑयल के अमाउंट अपर साइड हाई है, लोअर साइड बॉटम में तो ऑयल की अमाउंट नेग्लिजिबल है। तो ये क्या है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रही, सभी जगह एक जैसा नहीं रहा। अगर मैं इसके अपर साइड से 1 ml का सैंपल लूंगा और एक लोअर साइड से 1 ml का सैंपल लूंगा तो इसमें ऑयल की अमाउंट हाई मिलेगी, इसमें ऑयल की अमाउंट क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, और नीचे वाले में ऑयल की अमाउंट क्या मिलेगी, नेग्लिजिबल मिलेगी। तो ऑयल की अमाउंट एक जैसी नहीं रही, इसलिए ये कैसा कंपोजिशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। ये दोबारा से आएगा घूम फिर के, याद रखना होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये था भी होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। ओके, तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में था। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की अगर आप प्रॉपर्टीज को देखोगे तो मैटर की 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। मैटर ऑफ 2 टाइप प्रॉपर्टीज। एक कौन सी होती है अभी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम देख सकते हैं, पहली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है अभी, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
क्या कह रहा अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इतना कहने मात्र से ही आपको समझ आना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है अभी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है, ये कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में जिनको हम कंपोजिशन को चेंज किए बगैर मेजर कर सकते हैं, उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई न्यू सबस्टेंस नहीं बनेगा, तो विदाउट चेंजिंग इन कंपोजिशन और नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, अगर इस टाइप की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कैसी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो दीज आर द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड, दीज आर द प्रॉपर्टीज which can be measured without changing कंपोजिशन, विदाउट चेंजिंग, हम किसको चेंज नहीं कर सकते अभी, विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन एंड आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस, आइडेंटिटी का मतलब कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता, एंड आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस दैट आर नोन एज, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम देते हैं अभी, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम नाम देते हैं, क्या नाम दिया जाता है ऐसी प्रॉपर्टीज को, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को नाम दिया जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा और सबस्टेंस की आइडेंटिटी भी चेंज नहीं होगी, तो ऐसी प्रॉपर्टी, मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि मैटर का कलर कैसा है, क्या कलर देखने में, कलर पहचानने में कोई कंपोजिशन चेंज होगी, कोई नया सबस्टेंस बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या कह रहा है अभी, ये जो कलर है ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी रहेगी, फिजिकल। उसी के बाद आप मेल्टिंग पॉइंट बताइए, मुझे किसी का मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा, सिर्फ ओनली क्या होगा, जैसे कि आइस है, आइस किससे मिलके बना हो, वाटर, बस मेल्टिंग पॉइंट पे जाने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगा, और तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये कैसी प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं इनको। दूसरा हमारे पास क्या भी, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज अब आप समझ भी गए होंगे, दैट प्रॉपर्टी विच, तो केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है अभी, ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्या कर देती हैं, कंपोजिशन को चेंज कर देती हैं और जिनके अंदर कोई नया सबस्टेंस या आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो दीज आर द सबस्टेंसेज या दीज आर द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर विद द चेंज इन कंपोजिशन एंड आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज, these are the properties which can be measured with change in composition and identity, जिसके अंदर आइडेंटिटी में चेंज आएगा या फिर किस में चेंज आएगा, कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम देते हैं अभी, ऐसी प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, जैसे कि बेसिसिटी होता है अभी एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये एक एसिडिटी होता है, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी। ये सब क्या है अभी इसी चैप्टर में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को, बस अभी आप सिर्फ याद कर लीजिए। इनमें क्या है, केमिकल रिएक्शन हो जाए, जैसे कोई रिएक्शन हो गई तो केमिकल रिएक्शन भी किसके अंदर आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई नया सबस्टेंस बनेगा। तो आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो जाएगा। ये था भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि जिनके अंदर कंपोजिशन और आइडेंटिटी पहचान खत्म हो जाए उसे बोलते हैं फिजिकल, और जिसमें ऐसा नहीं होता उसे हम क्या नाम देते हैं अभी, केमिकल। तो आपके पास केमिकल सबस्टेंस हो गया और एक दूसरा कौन सा हो गया अभी, फिजिकल। तो ये आपके पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज है मैटर की। अगला हम स्टार्ट करते हैं, एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ज्यादा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें। आगे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब
मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो गया अभी अब, और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। बस सिर्फ ओनली एक लेक्चर और ज्यादा से ज्यादा जो थोड़ा सा ऐसा रहेगा, उसके बाद तो ये समझो मजा आने वाला है। अब आज से ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। देख लें तो हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो क्या है भाई, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज में बहुत ही सिंपल सा है, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो आपसे कोई पूछे, ओरली पूछ सकता है, वैसे आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें पेपर में ना पूछता लेकिन पता तो होना जरूरी है, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें प्रॉपर्टीज को मेजर करना क्यों जरूरी है, आपसे ये पूछा जा सकता है। फॉर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है अभी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो किसकी पड़ती है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट को करना जरूरी है। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कई चीजों को प्रैक्टिकली मेजर करते हैं, कुछ चीजों का पता करते हैं साइंटिफिकली प्रैक्टिकली, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बनता है, प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट की आपको जरूरत क्यों है, फॉर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जब भी कोई प्रॉपर्टी होती है, जब भी कोई क्वांटिटी होती है, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, कोई भी क्वांटिटी आपके पास है, आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हो, तो क्या होता है अभी, हम किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो वो कैसे शो की जाती है, कोई भी क्वांटिटी है दैट इज शोन बाय ए नंबर, उस क्वांटिटी को हम किससे शो करते हैं, एक नंबर के साथ, और साथ में उसके क्या है, फॉलोड बाय ए यूनिट, उसके साथ में उसकी यूनिट लगाते हैं। जब भी किसी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, उस क्वांटिटी की कोई ना कोई वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, और उसके साथ में क्या लिखते हैं भाई, यूनिट लिखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई बॉडी है, या कोई बॉडी है, उसकी जो लेंथ है, मैं कह दूं उसकी लेंथ 9 है। 9 क्या है, हमें 9 तो पता चल गया, लेकिन इसके साथ में यूनिट भी लगाए, 9 मीटर कह देता हूं मैं, क्या कह देता हूं, तो देखो 9 क्या हो गया, एक नंबर, और मीटर क्या हो गया, उसकी यूनिट। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसके लिए हम एक नंबर लगाएंगे और उसके साथ में एक यूनिट। तो आप कोई भी मेजर कर लो, जैसे कि मैं कह दूं किसी बॉडी का मास जो है, मैं कहता हूं किसी बॉडी का मास जो है 5 है, अरे 5 क्या है, ग्राम है, किलोग्राम है, पौंड है, क्या है, मैंने साथ में इसकी यूनिट भी तो लगानी पड़ेगी। 5 इसके लिए नंबर हो गया और किलोग्राम इसकी यूनिट हो गई। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके साथ में एक नंबर लगता है और उसके साथ में उसकी यूनिट लगनी जरूरी है। तो किसी भी क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है, बाय ए नंबर फॉलोड बाय इट्स यूनिट। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये जो बोल रहा हूं, ये लिख लो, समझ लो, ये पूछी जा सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें मेजरमेंट को प्रॉपर्टीज की क्यों रिक्वायरमेंट हुई, फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। उसके बाद हम क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, बाय पुटिंग ए नंबर विद इट्स यूनिट, एक कोई नंबर रखेंगे और उसके साथ में उसकी यूनिट रखेंगे। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, हो जाएगा भाई, ये हमें पता होना जरूरी है। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं। अब क्या कह रहा है अभी, जो आपने ये यूनिट रखी है, जो आपने ये यूनिट रखी है, किसी की भी यूनिट क्या थी, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, एक नंबर लिखते हैं और एक यूनिट। यूनिट क्या कह रहा है भाई, यूनिट वैसे तो देखा जाए तो यूनिट किसकी क्या यूनिट है, उसके लिए क्या दिया गया था अभी, उसके लिए अलग अलग सिस्टम दिया गया था, अलग अलग क्या दिया गया था अभी, सिस्टम दिए गए थे। किसी भी क्वांटिटी का जो नंबर है उसके साथ में क्या यूनिट लगानी चाहिए, उसके लिए अदर अलग अलग सिस्टम दिए गए थे। यानी कि भाई हम किसी भी, जैसे किसी बॉडी की लेंथ को कौन सी यूनिट में मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए सिस्टम बनाए गए थे कुछ उन सिस्टम के बेस के ऊपर हम किसी की भी यूनिट बता सकते हैं। लेकिन क्या है, 1960 में एक सबसे इंपॉर्टेंट दिया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम था वो कौन सा था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट के लिए दिए गए थे भैया केवल और केवल, यानी कि आप यूनिट किसी की, जैसे हमने मास की यूनिट केजी लगा दी, ये केजी कहां से आया, ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट था जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम बना गया था यूनिट का 1960 में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल
NATIONAL, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये बना गया था अभी। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SI सिस्टम। क्या लिखा जाता है? SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम है ये। SI सिस्टम है, ये किसी भी यूनिट की, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट बताएगा। लेकिन इस सिस्टम के अंदर 7 मेन क्वांटिटी थी और उनकी यूनिट बताई गई थी। 7 बेसिक यूनिट थी। कहने का मतलब इस सिस्टम के अंदर कितनी बेसिक यूनिट थी? तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। इंटरनेशनल सिस्टम जो दिया गया था यूनिट्स के लिए, किसी भी क्वांटिटी को मेजर जब करते हैं तो उसमें एक यूनिट की जरूरत होती है। उस यूनिट को हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए सबसे पहले तो बहुत सारे सिस्टम थे, लेकिन एक नया सिस्टम आया था जिसको SI सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें कितनी बेसिक यूनिट थी? 7 बेसिक यूनिट थे भी। इन 7 बेसिक यूनिट का यूज करके हम किसी दूसरी क्वांटिटी की भी यूनिट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजिंग दीज 7 बेसिक यूनिट वी कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ अदर क्वांटिटीज। कोई दूसरी क्वांटिटी है उसकी यूनिट को भी आप मेजर कर सकते हो। कैसे? यूजिंग दिस SI सिस्टम। और SI सिस्टम में कितनी बेसिक यूनिट है? 7। इन 7 बेसिक यूनिट का आप यूज करो, उसके बाद आप कोई भी यूनिट बना सकते हो। तो उसके बाद हम कैसे बनाएंगे भी कोई भी यूनिट इन 7 बेसिक यूनिट से? या आप फिजिक्स में ज्यादा पढ़ते हो, फिर भी जहां पे भी जरूरत होगी मैं बताता रहूंगा। तो देखिए अब आप एक बार 7 बेसिक यूनिट कौन कौन सी ये आपको पता होना चाहिए। 7 बेसिक यूनिट क्या है भाई? सबसे पहले है भाई यूनिट ऑफ लेंथ। सबसे पहली जो आपके पास है वो क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की SI सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की क्या यूनिट दी गई है? जो लेंथ की यूनिट दी गई है वो मीटर दी गई है भाई। SI सिस्टम के अंदर 7 बेसिक यूनिट है, जिसमें सबसे पहली बेसिक यूनिट लेंथ के लिए ली गई थी, और लेंथ की यूनिट क्या ली गई थी भाई? मीटर। तो आपसे पूछा जा सकता है SI सिस्टम के अंदर लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। अभी आपको पता होना चाहिए SI सिस्टम के अंदर लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में मेजर किया जाता है। इनके ऊपर मैं एक छोटी सी 10-12 मिनट की अलग से वीडियो बनाऊंगा इनको डिटेल में बताने के लिए। लेकिन अभी सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए SI सिस्टम के अंदर जो क्वांटिटी को मेजर करता है उसके साथ में क्या यूनिट लगाई जाए। उस यूनिट को मेजर करने के लिए क्या दिया गया था? SI सिस्टम 1960 में, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें कितनी बेसिक यूनिट होती है? 7। सबसे पहली कौन सी? लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। दूसरी दी गया था यूनिट ऑफ मास। जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है? मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। मास की यूनिट केजी से डिनोट किया जाता है, मीटर को एम से डिनोट किया जाता है, ये किलोग्राम होता है जिसको केजी से डिनोट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए SI सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। तो SI सिस्टम के अंदर जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है अभी? किलोग्राम होती है। उसके बाद क्या है भाई? टाइम। टाइम आप अक्सर पढ़ते हो। तो तीसरी जो यूनिट थी SI सिस्टम में, यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम ये आपके फिजिक्स में भी आने वाले हैं। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट SI सिस्टम में सेकंड लिया गया था भाई। क्या लिया गया था? सेकंड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं भाई। वैसे टाइम की आर भी होती है, घंटे, मिनट भी होती है, लेकिन SI सिस्टम में टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड होती है भाई। SI सिस्टम में क्या होती है? सेकंड। उसके बाद जो फोर्थ है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की क्या यूनिट होती है SI सिस्टम में? अगर हम SI सिस्टम की बात करते हैं तो जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो केल्विन होती है भाई। बड़ा ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, मजा आने वाला है, धीरे धीरे देखते जाइए। SI सिस्टम में क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। और केल्विन को किससे डिनोट किया जाता है? K से डिनोट किया जाता है। तो केल्विन को किससे डिनोट किया जाता है? K से डिनोट किया जाता है। ये 4 बेसिक यूनिट हो चुकी है। फिफ्थ जो यूनिट है वो देख लेते हैं। फिफ्थ यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ करंट। फिफ्थ जो यूनिट है वो क्या है? यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट, अगर आप करंट की यूनिट लोगे तो क्या होगा अभी? आप बताइए जरा, 1 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए। यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम की क्या यूनिट होगी भी? यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी करंट। यूनिट ऑफ करंट जो होती है वो आप पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में न्यूमेरिकल आए होंगे। एम्पियर होती है, और एम्पियर को किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है भाई। एम्पियर को किससे डिनोट किया जाता है? ए से। अगला जो सिक्स्थ है वो क्या है भाई? यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस
किसी भी सबस्टांस की अमाउंट बतानी है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो अमाउंट बताते हैं वो हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनकी अमाउंट बताते हैं, तो वो क्या है, मोल में बताते हैं भाई। किस में बताते हैं उसको हम, किस में बताते हैं, मोल में, सॉरी किस में बताते हैं भाई, उसको हम मोल में बताते हैं। तो इसको हम किस में बताते हैं, मोल में बताते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस को। और सातवीं और लास्ट है यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, ये आपके फिजिक्स में काम आने वाली चीज है, लुमिनस इंटेंसिटी। ये एम्पियर वाली और ये सबसे ज्यादा, ये तो बिल्कुल ही प्योरली फिजिक्स में यूज होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडला होती है। तो ये आपकी 7 बेसिक यूनिट है, एक बार देख लीजिए सातों बेसिक यूनिट को। ये लीजिए अभी 7 बेसिक यूनिट है ये। सबसे पहले यूनिट ऑफ लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। उसके बाद आपके पास यूनिट ऑफ मास क्या होती है, किलोग्राम। यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, ये तो चारों अपने काम की है। यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल, ये भी अपने काम की है। और लास्ट है यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी क्या यूनिट होती है भाई, कैंडला। ये आपके पास थी भी बेसिक 7 बेसिक यूनिट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटीज को देख लेते हैं जो हमारे काम की है, उनकी यूनिट क्या रहेगी। वैसे तो आपको पता चल गया, उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चलें फिर आगे। तो नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए डिफाइन मास। आपसे पूछा जाए डिफाइन मास, अगर आपसे कोई पूछे मास क्या होता है, डिफाइन मास। डिफाइन मास में क्या कर रहा है, अभी बहुत डिफरेंस है, एक वेट होता है, एक मास होता है। पहले मास की डेफिनेशन सुनिए, अमाउंट ऑफ सबस्टांस प्रेजेंट in any substance, amount of substance, amount of substance, किसी भी जो सबस्टांस की अमाउंट है उसे हम क्या नाम देते हैं भाई, अमाउंट ऑफ सबस्टांस इज नोन एज मास। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को हम क्या नाम देते हैं भाई, मास। कोई भी आपके पास बॉडी है, उसके अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस प्रेजेंट इन एनी बॉडी दैट इज नोन एज मास, उसे हम क्या नाम देते हैं भाई, मास। ये कभी चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बन जाता है, एक मास होता है और दूसरा क्या होता है भाई, वेट। दोनों के बारे में बताऊंगा। वेट और मास में कौन सा कांस्टेंट रहता है, तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये कहीं पे भी लेके जाओगे ये कांस्टेंट रहेगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट है। और इसकी यूनिट आप पढ़ चुके हो, क्या होती है, किलोग्राम। वेट कई बार हम क्या कर लेते हैं भाई, वेट को हम मास ही मान लेते हैं, वो गलत है भाई। वेट को हम मास ही मान लेते हैं, वो गलत है। तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बहुत बार। तो ये क्या कह रहा है अभी, वेट क्या कह रहा है, वेट कह रहा फोर्स एक्सर्टेड। ये क्या होता है, एक फोर्स होता है। ये वेट किसकी टाइप है, एक फोर्स की टाइप है। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया, वेट किसकी टाइप है, फोर्स की टाइप है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एनी सबस्टांस, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है उसके द्वारा किसी भी बॉडी के ऊपर, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटी ऑन एनी सबस्टांस, ऑन एनी सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस के ऊपर ग्रेविटी के द्वारा जो भी फोर्स लगाया जाता है, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, वेट। क्वेश्चन पता है, ये डेफिनेशन तो इजी है, पूछने का पता क्या है, वेट, वेट जो वो किसकी टाइप है, एक फोर्स की टाइप है। ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। इसलिए वेट की जो है, वेट जो है नॉट कांस्टेंट, ये क्या होता रहता है, टाइम के साथ चेंजेस। जैसे कि हम क्या किया, हम मान लेते हैं मैं किसी बॉडी को, ये अर्थ है, अर्थ से 50 मीटर की हाइट पे लेके गया, और उसी बॉडी को थोड़े समय के बाद मैं 100 मीटर की हाइट पे लेके गया। यहां से आप वेट मेजर करोगे और यहां से वेट, दोनों जगह से अलग अलग वेट आएगा भाई। इसलिए कह रहा है वेट जो होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और ग्रेविटी क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है उस बॉडी के ऊपर, इसलिए वेट चेंज हो जाता है। इसलिए वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। तो वेट की यूनिट फोर्स की यूनिट के इक्वल होगी। तो वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, न्यूटन। वेट की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन यूनिट होती है। वेट की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन यूनिट होती है अभी। हो जाएगा। तो वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन की जो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, ये होती है अभी। या आप न्यूटन कह लो, ये किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। देखो ये चीजें क्यों है, अब आपने जो फ्रंट का पेज बनाया ना, उसके ऊपर लिख लो भाई फोर्स की क्या यूनिट होती है, तो ये काम आएंगी ये छोटी छोटी चीजें। इसलिए कह रहा हूं वेट जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। किसकी टाइप है, एक फोर्स की। तो मास और वेट में बताइए भाई कोई
पूछना हो तो, कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो किसी का, हो जाएगा। अब अगली जो है हमारे पास वो क्या है, अगली क्वांटिटी एक और देख लेते हैं, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वांटिटी जो हम देखते हैं वो क्या है अभी हमारे पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या कह रहा है अभी, वॉल्यूम का मतलब है अमाउंट ऑफ स्पेस। जैसे कि इस रूम को देखेंगे तो इस रूम का कितना स्पेस है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसी को तो वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस प्रेजेंट इन एनी बॉडी लिख लो, या अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सबस्टेंस लिख लो। तो अमाउंट ऑफ स्पेस प्रेजेंट इन एनी बॉडी तो क्या है, या ऑक्यूपाइड बाय एनी बॉडी, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी बॉडी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय एनी बॉडी। स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया उसे हम क्या नाम देते हैं भाई, वॉल्यूम नाम दिया जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, वॉल्यूम। अब ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे चीज क्या है, इसकी यूनिट क्या है वॉल्यूम की। अगर हम वॉल्यूम की यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या होगी वो ध्यान से देखना भाई। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, अगर एसआई सिस्टम में देखेंगे, कौन से सिस्टम में देखेंगे, अगर आप एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट देखते हो तो एसआई सिस्टम में क्या होगी, तो एसआई सिस्टम के अंदर क्या होगी, मीटर क्यूब होती है भाई। जो इसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की वो क्या होती है, मीटर क्यूब होती है भाई। ध्यान से देख लो, एसआई सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर की क्यूब, एसआई सिस्टम में। अदरवाइज मीटर की जगह आप डेसीमीटर भी लिख सकते हो। विदाउट एसआई सिस्टम इसकी डेसीमीटर क्यूब भी हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब भी हो जाएगी, या फिर आपने 10th क्लास में पढ़ा है लीटर भी यूनिट होती है इसकी, मिली लीटर भी होती है। तो ये सारी यूनिट है इसकी, किसकी यूनिट है ये सब, ये यूनिट वॉल्यूम की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, मीटर की क्यूब होती है। जनरली हम न्यूमेरिकल जो निकालते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं पहले भी शायद बता चुका हूं, नहीं तो आप सुन लीजिए। जो डेसीमीटर का क्यूब होता ना वो किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। लिख लीजिए अपने एक्स्ट्रा जो मैंने 2 पेज बता रखे उनमें। और आपके पास 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है। हो जाएगा, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को देख लेते हैं, हटा दें इसको। अब देखिए तो टेम्परेचर, बहुत ही सिंपल सिंपल बातें बताई जा रही हैं अभी तो, इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है भाई, इट इज ए यूनिट ऑफ, सॉरी टेम्परेचर क्या होता है, मैंने तो केल्विन सोच लिया इसको। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस की डिग्री या कोल्डनेस की डिग्री जो होती है, जिस यूनिट के द्वारा हम कितना हमारा टेम्परेचर हॉट है या हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हॉट है या कोल्ड है, उसको जो हम मेजर करेंगे उसे हम क्या नाम देंगे, टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं क्या होती है, एसआई सिस्टम में केल्विन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से। लेकिन नॉर्मली आज तक आपने सुना होगा डिग्री सेल्सियस। क्या सुनते हैं अभी, डिग्री सेल्सियस। डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार बताया जाता है 99 100, वो डिग्री फारेनहाइट में बताया जाता है। अभी आपको जो फीवर बताया जाता है वो किस में बताया जाता है, डिग्री फारेनहाइट में। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, वो एक स्वस्थ आदमी का कितना मानते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता ना। लेकिन अगर इसी को अगर आप डिग्री फारेनहाइट में देखोगे तो 98.6 जो होता है डिग्री फारेनहाइट, वो एक हेल्थी वुमेन का, एक जो नॉर्मल बॉडी होती है जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती, उसका टेम्परेचर इतना होता है। डिग्री फारेनहाइट में इतना होता है, डिग्री सेल्सियस में इतना। आज तक आपने डिग्री सेल्सियस में सुना होगा, अब डिग्री फारेनहाइट में भी देख लो। भूल जाते हो तो डिग्री फारेनहाइट में मैं चेंज करने के तरीके भी बताऊंगा। तो डिग्री फारेनहाइट में इतना होता है एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, और डिग्री सेल्सियस में इतना होता है। अब देखिए डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट कैसे बनाओगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन कैसे बनाओगे। तो ये आप वैसे पढ़ चुके हो 9th क्लास में, एक बार फिर से बता देता हूं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है, तो आप डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो,
273 ऐड कर दो। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पे, 273 ही क्यों ऐड करते हैं ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे तब पता चलेगा। ये अभी बताएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा अभी, केल्विन बन जाएगा। ये डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाना तो कितना ऐड कर दो, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में पूछे तो इसके अंदर कितना ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो। कितना बन जाएगा, 310। क्या बन जाएगा, ये केल्विन। 310 क्या बन जाएगा, ये केल्विन। 310 क्या बन जाएगा, ये केल्विन बन जाएगा। तो ये 310 जो हमारा है ये क्या होता है, केल्विन होता है। 310 केल्विन होता है। हो गया, केल्विन में चेंज हो गया। अब क्या कह रहा है अभी, डिग्री फारेनहाइट को हम कैसे चेंज करेंगे, तो वो देखिए डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट कैसे बनता है। डिग्री फारेनहाइट जो होता है ना वो कैसे बनता है, 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर दोगे तो डिग्री सेल्सियस का क्या बन जाएगा, डिग्री फारेनहाइट। देख लीजिए, इसको भी चेंज कर लेते हैं। 37 को ही डिग्री फारेनहाइट में चेंज करूंगा। 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस कितना, 37 प्लस कितना होगा, 32। हो गया। अब आप इसको सोल्व करके देखो, सोल्व करके देखोगे तो कितना आएगा अभी, 5 7 35 और ये 7.4। हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 से 63, 63 और 3 66, 66.6 आएगा प्लस 32। जोड़ दो भाई, टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो टोटल हो जाएगा आपके पास 98.6। ये आपके पास क्या हो गया, डिग्री फारेनहाइट। और मैंने यही तो बताया था आपको, ये देखिए थोड़ी देर पहले, 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में। फॉर्मूला याद रखो बस, उसके बाद चेंज करते रहो, हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाना है 273, डिग्री फारेनहाइट बनाना है डिग्री सेल्सियस से, तो ये अगर डिग्री फारेनहाइट दिया हुआ हो डिग्री सेल्सियस बनाना हो, जैसे कि अब एक एग्जांपल 98.6 को वापस डिग्री सेल्सियस में चेंज करना, तो देखिए कैसे होगा। बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमने डिग्री फारेनहाइट का जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा है, 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यही पढ़ाना। डिग्री फारेनहाइट कितना है, 98.6 इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई आपको निकालना क्या इस बार, डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सबसे पहले इस 32 को उधर लेके जाओ, ले आओ, क्या हो जाएगा 98.6 माइनस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस। हो गया। अब क्या इसको माइनस करोगे, कितना आ गया 66.6 इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। यही हो गया। अब डिग्री सेल्सियस को इधर ही रख लो, इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, तो 66.6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में 9 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। सोल्व करके देख लेना भाई कितना आएगा, 37 ही आएगा, वो भी क्या बन गया, डिग्री सेल्सियस। बताइए भाई, तो इसलिए फॉर्मूला याद कर लो ये, और उससे हो जाएगा, कर लोगे भी। एक बड़ी पते की और इंपॉर्टेंट कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बताने जा रहा हूं। देखिए आज का लास्ट है, ये एक छोटा सा 1 नंबर का है। ये कह रहा है डिग्री सेल्सियस माइनस में हो सकता है, जैसे -10 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस। कहां तक ये माइनस हो सकता है, ये लास्ट हो सकता है -273 डिग्री सेल्सियस। माइनस कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम -273 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो आप पूछा जा सकता है डिग्री सेल्सियस माइनस में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 273। दूसरी बात, केल्विन, केल्विन केवल 0 केल्विन तक हो सकता है, ये माइनस में नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा जा सकता है टेम्परेचर की कौन सी ऐसी यूनिट है जो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो वो कौन सी यूनिट है, केल्विन यूनिट है, जो केवल 0 तक जाती है। कैसे, अरे -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता, इसको केल्विन में चेंज करो। कैसे करते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो इसको कितना ऐड कर दें, 273। तो कितना आ गया, 0 आ गया, नहीं आ गया, 0 केल्विन, इससे नीचे नहीं जा सकते। हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो आगे देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंटरेस्ट आने वाला अभी, अब कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका काम है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।